So in this video we will discuss some graphical representation और सब images related to computer evolutions। जैसे हमने बताया था कि उसके अलग अलग generations होते थे, उसके उससे अलग अलग टाइम के कंप्यूटर होते थे, उनको कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है। और एक तरह से मशीन थी, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वो जो क्या थे। ये पंच कार्ड कंट्रोल लूम बनाई गई थी। जैसे कि लूम होता है ना, जिसमें अब एक तरह से कपड़े की लूम होती है, कपड़े वगैरह सिलते हैं वो बड़े बड़े, तो उस टाइप का ही देखने में इसका इसके स्ट्रक्चर होता था इसका देखने में। दूर से देखने में इसको एज ए लूम होती थी। तो ये जो है पंच कार्ड कंट्रोल्ड होती थी, ठीक है ना। ये जो है सिर्फ हम आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। जो अभी ये डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपको कोई ऐसा इसके का कोई एग्जाम में क्वेश्चन इसका नहीं आएगा, ठीक है ना। जो कल वाला बताया वो उसका आएगा, लेकिन ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए ऐसे ही, ठीक है। सर पंच कार्ड से होता क्या था? देखो इस बारे में जो डिस्कशन है, जो पंच कार्ड बैच प्रोसेसिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे क्या होता था। जो उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये है ये वही है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। पैटर्न वही था उसका, जैसे क्लॉथ्स का पैटर्न होता था, ठीक है ना। वोवन कपड़े को जो बुनते हैं, ठीक है ना, उस टाइप का कुछ पैटर्न था उसका। प्रिंटिंग उस टाइप की समझ लीजिए एक तरह से। ये चार्ल्स बेबेज है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था, जिसका हमने आपको बताया था थ्योरी में, डिफरेंस इंजन बताया था, और वो ये है डिफरेंस इंजन। ये इस तरह से, ये किस तरह से वर्क करता है इसकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो हम समझ भी इस तरह नहीं सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए एक एक कई कई किताबें हैं अलग से, तो वो समझने उसको डिस्क्रिप्शन नहीं समझना है। अभी इसको इस देख आप हम आपकी जनरल नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं। तो चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था, देखने में वो इस तरह का होता था, ठीक है। ये दूसरा हमने आपको वहां पे बताया था चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन इस तरह का था, ठीक है ना। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि उसका जो है हार्डवेयर डिस्प्ले क्या है, यानी देखने में कैसा लगता था, क्या था उसके अंदर, क्या होता था, ये यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसा समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। बस ये है कि हमने आपको अलग डायग्राम में बताया था कि इसमें क्या क्या यूज करते थे, ठीक है ना, कौन से की सॉफ्टवेयर, ये सब बताया था हमने आपको, ठीक है। यस सर। ये जिसके बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है ना, प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर लें, बाद में ऑन कर लेना। तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन है ये, ठीक है। ये देखिए ये जो है टैबुलेटिंग मशीन है, इसका इस तरह का जो वर्किंग है, इस तरह से इसकी की जाती थी। ये जो है साइंटिफिक अमेरिकन का पेज है, उसके अंदर इस तरह से टैबुलेटिंग मशीन को दिखाया गया है 1884, क्योंकि उस तरह कैमरे एग्जैक्टली इस तरह के नहीं होते थे। कुछ कैमरेज थे तो उसमें जिस तरह की इमेज कैप्चर होती थी उस तरह से और दिखाया गया है, इस तरह से वो वर्किंग करते थे। ये जैसे फाइल्स रखी होती है, इस तरह से उन पर ये वर्क कर देते हैं टैबुलेटिंग मशीन्स। ये देखिए ये इसका क्लोज लुक है टैबुलेटिंग मशीन। यानी आप समझ लीजिए कितना मुश्किल था ये, मतलब ये कॉमन मैन के लिए था ही नहीं यूज़ करने के लिए कंप्यूटर, ये सब जो भी इसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है, ठीक है। यानी इसको कितने, यानी कि इसके लिए पूरा एक हॉल की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। देखिए आप, ये इसका नाम था एबीसी, यानी एटेंसो बेरी कंप्यूटर, इसका नाम एबीसी भी रखा गया। ये फर्स्ट जो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और इनके नाम बाई जॉन विंसेंट एटेंसोफ, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है।
ये देखिए इसका नाम क्लोजेस था। ये देखिए यानी कि आप देख रहे हैं पूरे पूरे हॉल की रिक्वायरमेंट है ये इस तरह ये एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाली जो मशीन बताई थी हमने उसके ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कितने बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट है इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसके यानी ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यानी क्या होता है। ओके, ये देखिए उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती थी, कितनी ज़्यादा वायरिंग होती थी, जैसे कि एक तरह से बिजली घर होता है ना, इस तरह से समझ लीजिए सब ये इस तरह से ये इसकी प्रोग्रामिंग होती थी। ये जॉन न्यूमैन है, ये देखिए एनएक्स वायरिंग आपको दिख रही होगी, देखिए इसकी वायरिंग आप देखिए। अब इसमें कितना ये अनरिलायबल है, यानी अगर एक वायर भी फॉल्ट हो गया तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए आप, इसलिए हमने कहा था कि हाईली अनरिलायबल ये सब होता था। ठीक है, John von Neumann came up with the bright idea using part of computer's internal memory called primary memory to store the program inside the computer to and have the computer go get the instruction from memory just called membrane। यानी इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि इंटरनल मेमोरी का है जिसको हम रैंडम, आप जो मोबाइल खरीदते हैं उसमें रैम बोलते हैं, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देखते हैं कि 6 GB का रैम होता है आपके मोबाइल में, तो 4 GB का होता है, तो ये इसके जो है इंटरनल मेमोरी होती है जो प्रोग्राम को स्टोर करती है। ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था जॉन न्यूमैन ने, लेकिन हम यूज कर रहे हैं अब इसको, अब भी यूज कर रहे हैं। अब ये इसके एक्सटेंडेड वर्जन है, बाकी साइंटिस्टों ने इसको एक्सटेंड किया है लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन इस टाइम मेमोरी जो है वो केबी में होती थी और एमबी में जो होती थी उसका जो साइज होता था वो ट्रक पे उसको लाया जाता था। आप ये अंदाजा लगाइए। ओके, तो इन्होंने इंटरनल मेमोरी का आइडिया दिया था जॉन न्यूमैन ने, प्राइमरी मेमोरी को, जिसको आज हम जो है मॉडिफाई करके यूज करते हैं, उसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा प्राइस का आइडिया, हालांकि आपको ये याद नहीं करना, लेकिन ये ऐसे ही आइडिया दिया जा रहा है कि अगर जो है यूनिवेक था, जैसे यूनिवेक का एक डिस्क्रिप्शन मिला, तो उसमें जो है कितना चार्जेस उसके लिए होता था सेटअप के लिए। अगर सीपीयू का सेटअप करते हैं तो परचेज कॉस्ट है कितनी, ये देखिए आप, मतलब ये समझ लीजिए 566460। अब ये मतलब कोई अरबपति होगा इसको लगा सकता है, ये इसकी इंस्टॉलेशन फीस थी। तो ये जो है मतलब एक साइंटिफिक यूज के लिए था सिर्फ, ये समझ सकते हैं आप। यानी ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट अलग अलग थी, सीपीयू की अलग थी, कोर मेमोरी की अलग थी, कंट्रोलर की अलग कॉस्ट है, इंस्टॉल की उसकी अलग है, और उसका जो परचेज प्राइस वो अलग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। तो ये इतने में जो है ये पूरा बिजली घर सेटअप हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। तो ये इस तरह से इसकी कॉस्ट, एक ऐसी बेसिक आइडिया दिया है आपको, ये एक इसकी कॉस्ट थी, परचेज कॉस्ट, ये डॉलर में है। ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन था कि किस तरीके से जो है जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर एवोल्यूशन थे उसमें एक बेसिक था, यानी कि थोड़ा सा आपको याद रहे। ये सब कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से हमने सीखे हैं, ये हमें सीखने हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इसके फादर कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज कहलाए जाते हैं, इसकी जनरेशन होती है, कंप्यूटर जनरेशन जो 5 होती है हमने डिस्कस की है। और कंप्यूटर CSCW की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, यानी कोऑपरेटिंग में इसको जब हम कैसे वर्क करते हैं तो उससे रिलेटेड इससे होता है CSCW। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा होता है हमारे पास जो भी हम प्रोसेस, इसके जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, इसका पूरा चैप्टर आएगा इसके नीचे इससे रिलेटेड, डेटा इन सबसे, लेकिन अभी मैं बेसिक सिर्फ लाइन बता रहा हूँ जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसके हिसाब से। डेटा होता है कि जो हमारी एज पर रिक्वायरमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं तो उसको फिर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का डायग्राम मैंने
फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसर दोनों एक ही हुए। प्रोसेसिंग जो करता है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। ये डायग्राम मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किस तरह डेटा प्रोसेस होता है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है और कुछ प्रोसेसिंग होते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, ये देखिए आपके सामने है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल ये हो गए ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNISEC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब जो आप समझ लीजिए एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन, मतलब ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए अगर आपने वो चैप्टर सही से पढ़ा है तो। और अगर आपको कोई टर्म्स समझ में नहीं आ रही तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग है वो मैंने शेयर कर दी है, उसको आपको पढ़ना होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट मैंने बताया था, किसी को याद है बताइए। बताइए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, किसी को ये तो याद है मैंने बताया था ये? यस सर। हाँ बताया था। चलो, अब ये होता क्या है, यानी अगर कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कुछ कमी रह जाती है प्रोग्राम में तो उसको GIGO कहा जाता है। अगर किसी को ये समझना है और डिटेल में तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी सेकंड, ये फर्स्ट वीडियो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है जैसे ग्राफिक कार्ड होता है ना, ये यानी कि ये मैंने आपको बताया था कल कि ये देखिए इसका जो यानी जैसे कि आप जो कलरफुल, इतना कलरफुल कंप्यूटर होता है, हाईली पिक्सेल्ड होता है, ग्राफिक कार्ड आपने सुना होगा कंप्यूटर में, यस सर। ग्राफिक कार्ड्स, तो वो सब जो है इसमें यूज होता है, यानी कि उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। हाँ, ग्रुप वेयर क्या होता है? यानी ग्रुप वेयर यानी जो कुछ कनेक्टिविटीज होती है जो ग्रुप में यानी कि एक तरह से समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे कि हमारा जो स्विच होता है, लाइट होती है, तो उसके लिए 2 वायर होते हैं ना जब हम कनेक्ट करते यस हैं, तो सर। यूजुअली 2 होते हैं, मतलब यूजुअली बता रहा हूँ मैं। और जो एडवांस है उसमें जो 3 वायर ये सब, ये अलग 3 फेज, ये अलग चीजें हैं। तो उस तरह से जो है एक ग्रुपिंग होती है वायर की, उसको वो ग्रुप वेयर, ठीक है। ठीक है, और ये देखिए ये ग्रुप वेयर है, ग्रुप वायर नहीं है, ठीक है ना। ये डायग्राम देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस टास्क होते हैं, रिमोट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा या किसी ने किया भी होगा, उसमें एनीडेस्क होता है जिसमें रिमोट इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं। और कम्युनिकेशन होता है, तो इसको बोलते हैं हम टाइम स्पेस ग्रुप वेयर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसे, मतलब अगर एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि साथ में कम्युनिकेशन भी चल रहा है, साथ में रिमोट भी चल सकता है, साथ में फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन चल रहा है, साथ में यानी सब जो पैरेलल में टाइम स्पेस पैरेलल में ही चल रहा है, टाइम भी मैनेजमेंट कर रहा है और स्पेस भी मैनेजमेंट कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई फाइल ओपन की और उस फाइल का जो साइज इतना ज़्यादा है कि आपका पूरा कंप्यूटर ही सब हैंग हो गया और आगे कंप्यूटर जो है परमानेंटली उसमें कोई डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि वो हैंग हो जाएगा लेकिन रीस्टार्ट करने पर वो प्रीवियस उसी मोड में आएगा। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो टाइम जो है टाइम को मैनेज करता है कि किस तरह से किस प्रोग्राम को रन करता है, और स्पेस को मैनेज कर लेता है कि कितना स्पेस के ये ऑक्यूपाई करना है, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन आगे पढ़ेंगे, तो इसका डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। ये देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, ये मैंने अभी आपको डेटा में बताया था। डेटा की जो रिफाइंड फॉर्म होती है, जो यूजफुल हमारे लिए यूजफुल होती है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं हम, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चिल्ड्रन है, अगर वो कॉलेज में जाता है तो उसको स्टूडेंट कहते हैं। इस ऐसे ही इंफॉर्मेशन होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, जो ये जो इसको इंटीग्रेटेड IC बोलते हैं, जो चिप्स यूज होती है, इसको ये जो है बहुत टाइप की होती है। ये अल्ट्रा लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है, स्मॉल स्केल होती है,
ये चिप होती है, ठीक है ना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है सब। और VLSI होता है लार्ज, V का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये सब चिप के, ये सब क्या होता है, ये इस आईसी की टेक्नोलॉजी होती है। कि कौन सी टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिनसे डेटा प्रोसेसिंग होती है, ये आईसी से ही रिलेटेड है। पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, आपको पता होगा पीसी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, ये जो कंप्यूटर हमने पढ़े हैं ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, यानी बेसिक लैंग्वेज में हम कहेंगे इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक टेप्स यूज होती है और बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उसको बोलते हैं हम सेकंड जनरेशन के। कुछ एग्जांपल इसके, IBM 7030, कम से कम 2 एग्जांपल याद रखिए, और यूनिवेक LARC, ठीक है, और हनीवेल, ठीक है। और ये हो गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है कि जब स्टार्टिंग वाले जो कंप्यूटर थे तो उसमें जो है हम प्रोग्राम को स्टोर करके रखते थे, मतलब उसमें कि किस तरह से ये रन करेगा, यानी प्री डिफाइन करके रख लेते थे, ठीक है ना। ये देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता था, वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है ये, ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी, ठीक है। ये हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन हो गया, इसमें आईसी यूज हो गई। मतलब आप इसको इससे याद रखिए, जब भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आएगा तो उसमें आईसी जरूर यूज हो गई, और उसमें स्मॉल स्केल की थी और मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर, ठीक है। और ये डेफिनेटली फास्टर था उससे, और कॉमर्शियल यूज इसका उससे बेटर था, और इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है। मतलब ये 2 लाइन आपको जरूर याद रखिए, आईसी और टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप इसके बारे में 5-6 लाइन लिख सकें। तो अगर आपको इतना याद रह गया तो आप लिख देंगे कि इसमें आईसी यूज होती थी, उसमें SSI और MSI टेक्नोलॉजी होती थी, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया था। हालांकि ये भी है नीचे, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल PDP-8, PDP-11, इस तरह से ये हो गया। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो है जब वैक्यूम ट्यूब के बाद जो यूज होते थे वो ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ये देखिए, ये देखिए ट्रांजिस्टर यूज होते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, इसमें हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर यूज होते थे जो सेकंड जनरेशन में यूज होते थे, और उसके साथ में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। तो इसके बारे में भी 2-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए। ULSI अल्ट्रा लार्ज, यानी VLSI इसके बारे में क्या लिखेंगे अगर पूछा जाए, क्या है कि ये आईसी की टेक्नोलॉजी होती है, और इसके जो अर्लियर वर्जन है वो SSI है, MSI है और VLSI है, जो भी बताया था आपको। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब ये होती है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे एज ए की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, उसको वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे, तो उसे वैक्यूम ट्यूब इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो ये समझो कि आपने अच्छे तरीके से जो है स्टडी की है, जो हमने पढ़ाया है आपको। और अगर कुछ टर्म समझ में नहीं आई है तो जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो हमने ग्रुप में भेजी है उसको आपको देखना है, ठीक है। ओके। ओके। So in this video we will discuss some graphical representation और सब इमेजेस रिलेटेड टू कंप्यूटर एवोल्यूशंस। जैसे हमने बताया था कि उसके अलग अलग जनरेशन्स होते थे, उसके उस अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते थे, उनको कंप्यूटर कहा जाता था, ठीक है। और एक तरह से मशीन थी, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वो जो क्या थे, ये पंच कार्ड कंट्रोल लूम बनाई गई थी। जैसे कि लूम होता है ना जिसमें अब एक तरह से कपड़े की लूम होती है, कपड़े वगैरह सिलते हैं वो बड़े बड़े, तो उस टाइप का देखने में इसका इसके स्ट्रक्चर होता था इसका देखने में, दूर से देखने में इसको एज ए लूम होती थी। तो ये जो है पंच कार्ड कंट्रोल्ड होती थी, ठीक है ना। ये जो है सिर्फ हम आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जो अभी ये डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपको कोई ऐसा इसके का कोई एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन इसका नहीं आएगा, ठीक है ना। जो कल वाला बताया वो उसका आएगा, लेकिन ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, समझाने के लिए ऐसी, ठीक है। सर पंच कार्ड से होता क्या था? देखो इस बारे में जो डिस्कशन है, जो पंच कार्ड बैच प्रोसेसिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे क्या होता था, जो उसकी थोड़ी बहुत ओके। डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये है, ये वही है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको
पैटर्न वही था उसका, जैसे क्लॉथ्स का पैटर्न होता था, ठीक है ना, वोवन, कपड़े को जो बुनते हैं, ठीक है ना, उस टाइप का कुछ पैटर्न था उसका, प्रिंटिंग उस टाइप की समझ लीजिए एक तरह से। ये चार्ल्स बेबेज है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था, जिसका हमने आपको बताया था थ्योरी में, डिफरेंस इंजन बताया था, और वो ये है डिफरेंस इंजन। ये इस तरह से, ये किस तरह से वर्क करता है इसकी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो हम समझ भी इस तरह नहीं सकते, क्योंकि इसको समझने के लिए एक एक कई कई किताबें हैं अलग से, तो वो समझने, उसको डिस्क्रिप्शन नहीं समझना है। अभी इसको इस देख आप, हम आपकी जनरल नॉलेज के लिए सब बता रहे हैं। तो चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था, देखने में वो इस तरह का होता था, ठीक है। ये दूसरा हमने आपको वहां पे बताया था चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन इस तरह का था, ठीक है ना। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि उसका जो है हार्डवेयर डिस्प्ले क्या है, यानी देखने में कैसा लगता था, क्या था उसके अंदर, क्या होता था, ये यहाँ पर हम नहीं समझाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, उसके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। बस ये है कि हमने आपको अलग डायग्राम में बताया था कि इसमें क्या क्या यूज करते थे, ठीक है ना, कौन से की सॉफ्टवेयर, ये सब बताया था हमने आपको, ठीक है। यस सर। ये जिसके बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है ना, प्लीज वो अपना माइक म्यूट कर लें, बाद में ऑन कर लेना। तो चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन है ये, ठीक है। ये देखिए ये जो है टैबुलेटिंग मशीन है, इसका इस तरह का जो वर्किंग है, इस तरह से इसकी की जाती थी। ये जो है साइंटिफिक अमेरिकन का पेज है, उसके अंदर इस तरह से टैबुलेटिंग मशीन को दिखाया गया है 1884, क्योंकि उस तरह कैमरे एग्जैक्टली इस तरह के नहीं होते थे, कुछ कैमरेज थे तो उसमें जिस तरह की इमेज कैप्चर होती थी उस तरह से और दिखाया गया है, इस तरह से वो वर्किंग करते थे। ये जैसे फाइल्स रखी होती है इस तरह से उन पर ये वर्क करते थे टैबुलेटिंग मशीन्स। ये देखिए ये इसका क्लोज लुक है टैबुलेटिंग मशीन, यानी आप समझ लीजिए कितना मुश्किल था ये, मतलब ये कॉमन मैन के लिए था ही नहीं यूज़ करने के लिए कंप्यूटर, ये सब जो भी इसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर है, ठीक है, यानी इसको कितने, यानी कि इसके लिए पूरा एक हॉल की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। देखिए आप ये, इसका नाम था एबीसी, यानी एटेंसो बेरी कंप्यूटर, इसका नाम एबीसी भी रखा गया। ये फर्स्ट जो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। और इनके नाम बाई जॉन विंसेंट एटेंसोफ, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये देखिए इसका नाम क्लोजस था। ये देखिए यानी कि आप देख रहे हैं पूरे पूरे हॉल की रिक्वायरमेंट है, ये इस तरह की। ये एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाली जो मशीन बताई थी हमने, उसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी कितने बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट है इसको ऑपरेट करने के लिए। और इसके यानी ये आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यानी क्या होता है, ओके। ये देखिए उसमें जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती थी, कितनी ज़्यादा वायरिंग होती थी, जैसे कि एक तरह से बिजली घर होता है ना, इस तरह से समझ लीजिए सब, ये इस तरह से ये इसकी प्रोग्रामिंग होती थी। ये जॉन न्यूमैन है। ये देखिए एनएक्स वायरिंग आपको दिख रही होगी, देखिए इसकी वायरिंग आप देखिए। अब इसमें कितना ये अनरिलायबल है, यानी अगर एक वायर भी फॉल्ट हो गया तो पूरा प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए आप, इसलिए हमने कहा था कि हाईली अनरिलायबल ये सब होता था, ठीक है। John von Neumann came up with the bright idea using part of computer's internal memory called primary memory to store the program inside the computer to
and have the computer go get the instruction from memory just called human brain। यानी इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि इंटरनल मेमोरी का है, जिसको हम रैंडम, आप जो मोबाइल खरीदते हैं उसमें रैम बोलते हैं, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देखते हैं कि 6 GB का रैम होता है आपके मोबाइल में, तो 4 GB का होता है, तो ये इसके जो है इंटरनल मेमोरी होती है जो प्रोग्राम को स्टोर करती है। ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था जॉन न्यूमैन ने, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं अब इसको, अब भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये इसके एक्सटेंडेड वर्जन है, बाकी साइंटिस्टों ने इसको एक्सटेंड किया है लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन इस टाइम मेमोरी जो है वो केबी में होती थी, और एमबी में जो होती थी उसका जो साइज होता था वो ट्रक पे उसको लाया जाता था। आप ये अंदाजा लगाइए। ओके, तो इन्होंने इंटरनल मेमोरी का आइडिया दिया था जॉन न्यूमैन ने, प्राइमरी मेमोरी को, जिसको आज हम जो है मॉडिफाई करके यूज करते हैं, और उसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा प्राइस का आइडिया, हालांकि आपको ये याद नहीं करना, लेकिन ये ऐसे ही आइडिया दिया जा रहा है कि अगर जो है यूनिवेक था, जैसे यूनिवेक का एक डिस्क्रिप्शन मिला, तो उसमें जो है कितना चार्जेस उसके लिए होता था सेटअप के लिए। अगर सीपीयू का सेटअप करते हैं तो परचेज कॉस्ट है कितनी, ये देखिए आप, मतलब ये समझ लीजिए 566460। अब ये मतलब कोई अरबपति होगा इसको लगा सकता है, ये इसकी इंस्टॉलेशन फीस थी। तो ये जो है मतलब एक साइंटिफिक यूज के लिए था सिर्फ, ये समझ सकते हैं आप। यानी ये अलग अलग जो आप देख रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट अलग अलग थी, सीपीयू की अलग थी, कोर मेमोरी की अलग थी, कंट्रोलर की अलग कॉस्ट है, इंस्टॉल की उसकी अलग है, और उसका जो परचेज प्राइस वो अलग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। तो ये इतने में जो है ये पूरा बिजली घर सेटअप हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। तो ये इस तरह से इसकी कॉस्ट, एक ऐसी बेसिक आइडिया दिया है आपको, ये एक इसकी कॉस्ट थी, परचेज कॉस्ट, ये डॉलर में है। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, ये डिस्क्रिप्शन था कि किस तरीके से जो है, जो हमारे ओल्ड कंप्यूटर एवोल्यूशन थे उसमें एक बेसिक था, यानी कि थोड़ा सा आपको याद रहे। ये सब कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से हमने सीखे हैं, ये हमें सीखने हैं। कंप्यूटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इसके फादर कौन होते हैं, चार्ल्स बेबेज कहलाए जाते हैं, इसकी जनरेशन्स होती है, कंप्यूटर जनरेशन जो 5 होती है हमने डिस्कस की है। और कंप्यूटर CSCW की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्किंग, यानी कोऑपरेटिंग में इसको जब हम कैसे वर्क करते हैं तो उससे रिलेटेड इससे होता है CSCW। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा होता है हमारे पास जो भी हम प्रोसेस, इसके जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, इसका पूरा चैप्टर आएगा इसके नीचे इससे रिलेटेड, डेटा इन सबसे। लेकिन अभी मैं बेसिक सिर्फ लाइन बता रहा हूँ जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसके हिसाब से। डेटा होता है कि जो हमारी एज पर रिक्वायरमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं, तो उसको फिर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का डायग्राम मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसर दोनों एक ही हुए, प्रोसेसिंग जो करता है उसको प्रोसेसर बोलते हैं। ये डायग्राम मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किस तरह डेटा प्रोसेस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और कुछ प्रोसेसिंग होते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, ये देखिए आपके सामने है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल ये हो गए, ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNISEC, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मतलब जो आप समझ लीजिए एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन, मतलब ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए अगर आपने वो चैप्टर सही से पढ़ा है तो। और अगर आपको कोई टर्म्स समझ में नहीं आ रही तो जो पुरानी रिकॉर्डिंग है वो मैंने शेयर कर दी है, उसको आपको पढ़ना होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट मैंने बताया था, किसी को याद है, बताइए। बताइए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, किसी को ये तो याद है मैंने बताया था ये, यस सर। हाँ बताया था। चलो, अब ये होता क्या है, यानी अगर कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से उसमें कुछ कमी रह जाती है प्रोग्राम में, तो उसको GIGO कहा जाता है। अगर किसी को ये समझना है और डिटेल में, तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरी सेकंड, ये फर्स्ट वीडियो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये होता है जैसे ग्राफिक कार्ड होता है ना, ये यानी कि ये मैंने आपको बताया था कल कि ये देखिए, इसका जो यानी
जैसे कि आप जो कलरफुल, इतना कलरफुल कंप्यूटर होता है, हाईली पिक्सेल्ड होता है, ग्राफिक कार्ड आपने सुना होगा कंप्यूटर में, यस सर। ग्राफिक कार्ड्स, तो वो सब जो है इसमें यूज होता है, यानी कि उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। हाँ, ग्रुप वेयर क्या होता है? समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस टास्क होते हैं, रिमोट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा या किसी ने किया भी होगा, उसमें एनी डेस्क होता है जिसमें रिमोट इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी एक कंप्यूटर को यस दूसरे सर। कंप्यूटर से एक्सेस करते हैं, और कम्युनिकेशन होता है। तो इसको बोलते हैं हम टाइम स्पेस ग्रुपवेयर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे, मतलब अगर एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि साथ में कम्युनिकेशन भी चल रहा है, साथ में रिमोट भी चल सकता है, साथ में फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन चल रहा है, साथ में, यानी सब जो पैरेलल में टाइम स्पेस पैरेलल में ही चल रहा है, टाइम भी मैनेजमेंट कर रहा है और स्पेस भी मैनेजमेंट कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई फाइल ओपन की और उस फाइल का जो साइज इतना ज्यादा है कि आपका पूरा कंप्यूटर ही सब हैंग हो गया और आगे कंप्यूटर जो है परमानेंटली उसमें कोई डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि वो हैंग हो जाएगा लेकिन रीस्टार्ट करने पर वो प्रीवियस उसी मोड में आएगा। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो टाइम जो है, टाइम को मैनेज करता है कि किस तरह से किस प्रोग्राम को रन करता है, और स्पेस को मैनेज कर लेता है कि कितना स्पेस के ये ऑक्यूपाई करना है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड है ये। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन आगे पढ़ेंगे, तो इसका डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, ये देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, ये मैंने अभी आपको डेटा में बताया था। डेटा की जो रिफाइंड फॉर्म होती है, जो यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल होती है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं हम। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चिल्ड्रन है, अगर वो कॉलेज में जाता है तो उसको स्टूडेंट कहते हैं। इस ऐसे ही इंफॉर्मेशन होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, जो ये जो इसको इंटीग्रेटेड आईसी बोलते हैं, जो चिप्स यूज होती है, इसको ये जो है बहुत टाइप की होती है। ये अल्ट्रा लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है, स्मॉल स्केल होती है, ये चिप होती है। ठीक है ना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है सब। और VLSI होता है लार्ज, वी का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये सब चिप के, ये सब क्या होता है, ये इस आईसी की टेक्नोलॉजी होती है। कि कौन सी टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिनसे डेटा प्रोसेसिंग होती है, ये आईसी से ही रिलेटेड है। पीसी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, आपको पता होगा पीसी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, ये जो कंप्यूटर हमने पढ़े हैं ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, यानी बेसिक लैंग्वेज में हम कहेंगे इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, मैग्नेटिक टेप्स यूज होती है, और बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। उसको बोलते हैं हम सेकंड जनरेशन के। कुछ एग्जांपल इसके, IBM 7030, कम से कम 2 एग्जांपल याद रखिए, और यूनिवेक LARC। ठीक है, और हनीवेल। ठीक है, और ये हो गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता है, कि जब स्टार्टिंग वाले जो कंप्यूटर थे तो उसमें जो है हम प्रोग्राम को स्टोर करके रखते थे, मतलब उसमें कि किस तरह से ये रन करेगा, यानी प्री डिफाइन करके रख लेते थे। ठीक है ना, ये देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट क्या होता था, वो फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है ये। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। ठीक है, ये हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन हो गया। इसमें आईसी यूज हो गई, मतलब आप इसको इससे याद रखिए, जब भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आएगा तो उसमें आईसी जरूर यूज हो गई, और उसमें स्मॉल स्केल की थी और मीडियम स्केल टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर। ठीक है, और ये डेफिनेटली फास्टर था उससे, और कॉमर्शियल यूज इसका उससे बेटर था, और इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है। मतलब ये दो लाइन आपको जरूर याद रखिए, आईसी और टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि आप इसके बारे में 5-6 लाइन लिख सकें। तो अगर आपको इतना याद रह गया तो आप लिख देंगे कि इसमें आईसी यूज होती थी, उसमें SSI और MSI टेक्नोलॉजी होती थी, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हो गया था। हालांकि ये भी है नीचे, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल PDP-8, PDP-11, इस तरह से ये हो गया। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो है जब वैक्यूम ट्यूब के बाद जो यूज होते थे वो ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ये देखिए ट्रांजिस्टर यूज होते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब होती थी, इसमें हार्डवेयर में ट्रांजिस्टर यूज होते थे, जो सेकंड जनरेशन में यूज होते थे, और उसके साथ में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। तो इसके बारे में भी 2-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए। ULSI
अल्ट्रा लार्ज यानी VLSI, इसके बारे में क्या लिखेंगे अगर पूछा जाए क्या है कि ये आईसी की टेक्नोलॉजी होती है और इसके जो अर्लियर वर्जन है वो SSI है, MSI है और VLSI है, जो भी बताया था आपको। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब ये होती है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे एज ए की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, उसको वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करते थे, पंच कार्ड यूज करते थे, तो उसे वैक्यूम ट्यूब इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो ये समझो कि आपने अच्छे तरीके से जो है स्टडी की है जो हमने पढ़ाया है आपको। और अगर कुछ टर्म समझ में नहीं आई है तो जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो हमने ग्रुप में भेजी है उसको आपको देखना है। ठीक है, ओके।